हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ सॉल्यूशन। ये एनसीईआरटी 12th क्लास पार्ट 1 का चैप्टर है। इसके ऑलरेडी 5 वीडियोस हम दे चुके हैं। उनमें हम जनरल इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सॉल्युबिलिटीज, वेपर प्रेशर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सारी बात हम समझा चुके हैं। आज हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशंस हाँ जी बच्चों, तो हम बात करते हैं आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। देखो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको वेपर प्रेशर की बात की थी। उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसको वॉलेटाइल सॉल्वेंट में अगर हम मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को देखकर, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी सॉल्यूशंस की होती हैं, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द ओनली द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स dissolve in the definite amount of the solvent. These properties does not depend upon the nature of the solute. Means अगर मैं solute change कर देती हूँ लेकिन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स सेम हैं, तो मेरी ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी सेम रहेंगी, चेंज नहीं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कह देते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्लियर? जिनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बच्चों, हमने पहले भी बता दिया था आपको कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जानते हैं हम लोग सब बहुत अच्छे से। अब हम राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? देखिए, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमने उस टाइम भी आपको इस तरह से देखिए एक बना दिया था, एक क्लोज कंटेनर ले लिया था, वहाँ पे भी हमने बताया था। इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया? यहाँ पे क्या ले लिया है? प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, जो कि वॉलेटाइल है, क्लोज कर रखा है इसको हमने। इसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं? सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं, जो कि कौन सा है? नॉन वॉलेटाइल है। तो इसकी सरफेस पर भी आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये हमें समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो हम यहाँ पे राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर? अब चूंकि सॉल्यूट क्या है यहाँ पर हमारा? नॉन वॉलेटाइल है, तो उसका तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? जो कि सॉल्वेंट का होगा। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? P1 नॉट इंटू X1 लिख सकते हैं। ये बात क्लियर? अब एक बात और बताते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए आपका N2 मोल है, किसके हैं ये? सोल्यूट के। डिजॉल्व इन द, इसको तो रब कर दें अब, डिजॉल्व इन द N1 मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा बताइए? X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर? अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसको पुट कर दें यहाँ पर। PS इक्वल टू P1 नॉट, X1 की जगह क्या लिख दें हम? N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, P1 नॉट से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। एलसीएम ले लें अपन यहाँ पर, N1 प्लस N2। यहाँ पे 1 में से पहले तो हम इसको लेस कर दें, मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? देखिए अब यहाँ पर
P1 नॉट, यहाँ पे P1 नॉट माइनस PS इक्वल टू N1 प्लस N2, यहाँ पर N1 प्लस N2 माइनस N1, तो N1 से N1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ लिख दें हम, इसको तो हटा दें, यहाँ से रब कर दें, यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू बचा क्या, हाँ N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो ये क्या हुआ आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि हमारा वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है। क्लियर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट क्या है यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर, यहाँ पर N2 अपॉन N1 प्लस N2 को क्या लिख सकते हैं अपन, X2 क्या है यहाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। क्लियर, अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको तो रब करते हैं, देखो यहाँ से हम, अगर हम ये कहना चाहें कि अगर हमारा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, अगर बहुत डाइल्यूट है इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूट जो है जिसमें बहुत कम है, अगर सोल्यूट बहुत कम है तो N2 क्या हुआ, इज लेस देन N1। जब सोल्यूट बहुत कम है तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको यदि हमने कहा N2 इज लेस देन N1 है, तो कोई भी बहुत लाइकली चीज़ है तो उसको क्या करेंगे, अगर प्लस करें या माइनस करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए ऐसे लिख सकते हैं अब इसको, डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 लिख सकते हो। क्लियर, अब देखिए N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। मोल्स हमें पता है, मोल्स होते क्या है, अच्छे से जानते हैं हम क्या होते हैं, मोल्स का मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो इसको हम उस फॉर्म में भी लिख दें, तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू N2 को क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो गया, मल्टीप्लाई बाय N1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगेन W1 अपॉन M1 लिख सकते हैं। अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर पता है, वेपर प्रेशर हमारा प्योर सॉल्वेंट का पता है, हम क्या निकाल सकते हैं, हम M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट हम निकाल सकते हैं। क्लियर, इस वाले आपके फॉर्मूले से। तो ये क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर, सिंपल सा है बिल्कुल, ठीक है। चलो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी ले लें, ये तो सिंपल सी हो गई अपनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी ले लेते हैं अपन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, इसको समझने से पहले हम ये समझें कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, पहले तो हम ये जानने की कोशिश करें। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी लिक्विड है उसका वह टेम्परेचर जिस पर कि उसका वेपर प्रेशर आपके सराउंडिंग का जो वेपर प्रेशर है उसके इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लें, वाटर में हमारे सराउंडिंग का ये वेपर प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। हम उसको गर्म कर रहे हैं, जब गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है कि आपका जो वेपर प्रेशर है, उस वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाता है, वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्योर लिक्विड है इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब वेपर प्रेशर कम हो गया हमें उसके वेपर प्रेशर को कहाँ तक लाना है, 1 एटमॉस्फेयर तक लाना है। जब 1 एटमॉस्फेयर तक लाना है तो हमें क्या होना पड़ेगा, उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इट मीन्स सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट के। क्लियर ये बात। और कितना ज़्यादा है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, वो जो है उसको हम कहते हैं एलिवेशन। कितना बढ़ा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। इसको देखिए हम एक ग्राफ से और समझ सकते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं अपन, किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में, या हम कहें सॉरी टेम्परेचर के बीच में। ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा डेफिनेटली। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ आ जाता है।
अब देखिए दो ग्राफ आए हैं, एक तो सॉल्वेंट का है और एक सोल्यूशन का। तो आप बताइए किसका सॉल्वेंट का हो सकता है, कौन सा ग्राफ सोल्यूशन का हो सकता है? डेफिनेटली ऊपर वाला जो ग्राफ है वो किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। नीचे वाला सोल्यूशन का। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हम ले लें, कोई भी, उस पर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन के। क्लियर ये बात? ठीक है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए ये जो वेपर प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पर सॉल्वेंट या सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पर ये आ गया इसका वेपर प्रेशर। ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? TB नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ये किसका है बॉइलिंग पॉइंट? TBS। ये किसका है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर? हम अच्छे से देख सकते हैं सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपके सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। और कितना ज़्यादा है ये हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा TB। ठीक है, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा? TBS माइनस TB नॉट। क्लियर? अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है ये डेल्टा TB मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो कि किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किसके? सॉल्यूट पे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर। ये हम बात कर चुके हैं पहले ही। इसका मतलब ये जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB का मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होती है? मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। जानते हैं अपन ये लोग। चलिए अब डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा KB। KB क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो क्या होगा? यदि m इक्वल टू 1 है तो डेल्टा TB इक्वल टू KB। यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है। कब बराबर है? जबकि मोलैलिटी 1 है। मोलैलिटी 1 का मतलब क्या हुआ? यानी कि 1 मोल ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन द 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तब जो भी आपकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर? अब हम KB की अगर यूनिट देना चाहें तो यूनिट बच्चों कैसे देते हैं? देखो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TB अपॉन M। डेल्टा TB को किस में देते हैं? केल्विन में। M अपॉन M हो जाएगा। M क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब मोल्स ऑफ द सोल्यूट। मोल्स का मतलब मोल लिख दें हम यहाँ। डिसॉल्व इन द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। हम क्या करें यहाँ पर? किलोग्राम्स। ठीक है, तो क्या यूनिट हो जाएगी बच्चों इसकी? केल्विन किलोग्राम्स मोल इनवर्स। सिंपल सी है। ठीक है, अब इसका एक अपन डेरिवेशन और थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ इसको तरफ कर दें, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए मोलैलिटी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पहले ही बताया था। मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ? सोल्यूट अगर हमने ले लिया N2 मोल ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन द N1 मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? मोलैलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगी? हम ये लिख सकते हैं स्मॉल है। मोलैलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगी? मान लीजिए N2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया? इसको एज इट इज़ यहाँ पुट कर दिया। तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा? KB इंटू N2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। N2 को खोल लें तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू N2 का मतलब W2 अपॉन M2 इंटू W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। यानी कि यदि हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पता है तो M2 का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं। सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे की ऐसा है वो।
उसमें कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर ये आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम्स आपका आती हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।